वेलकम टू बायो समाचार। आप सब कैसे हो? मुझे पता है बहुत अच्छे होगे, पर बहुत मेहनत चल रही होगी बिकॉज अब जो नीट के एग्जाम पास आ रहे हैं। अच्छा, एनटीए ने एक नोटिफिकेशन निकाली है कि जिन लोगों ने जल्दी से जल्दी फॉर्म नहीं भरा है अब तक, वो जाके जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें ताकि लास्ट मोमेंट पे ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। सो जिन लोगों ने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ जाइए और जाके फॉर्म भरिए। और जैसा कि हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहती हूँ, जो लोग नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें और इसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत सारे लोगों को स्प्रेड करो ताकि हम बहुत सारे बच्चों का हेल्प कर पाए। सो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में मेंशन करा था कि हम 3 मार्च से नीट 2025 की बायोलॉजी की रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे। फिर हम कर रहे हैं, हमने बोला अब तो करेंगे। चलो, तो ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर के साथ साथ मेरी लाइफ की थोड़ी सी स्टोरी इसके साथ इंटीग्रेटेड है। चलो समझते हैं कि ये स्टोरी क्या है। आई होप आपको अच्छी लगेगी ये स्टोरी। जैसे हर बच्चा साइंस को पढ़ता है, वैसे मैंने भी, मुझे गलती से 10th में 100 में से 99 मार्क्स आ गए थे साइंस में। उस दिन से मेरे सर पे साइंस का फैसिनेशन चढ़ा था। मैं सोते जागते साइंस को विजुअलाइज करती थी। तो जब मैं 12th में गई तो हमारे वहाँ पे भी एनसीईआरटी में, जैसे आप सबकी एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी है, वैसे मेरी एनसीईआरटी में भी बायोटेक्नोलॉजी थी। तो बायोटेक्नोलॉजी, आप समझ रहे हो, उस टाइम पे ना न्यूज़पेपर में भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत आर्टिकल्स आते थे बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी वाज कमिंग इन इंडिया एट दैट टाइम, आज से 15 साल 16 साल पहले। उस टाइम बायोटेक्नोलॉजी आ रही थी इंडिया में। मुझे लगा यार ये क्या है, ये तो मेरी फैसिनेशन का एंड है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत सारे लोगों का, स्पेशली जो लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं, उनके लिए वो सेकेंड हैंड ऑप्शन होता है। मतलब जब अगर उनका मेडिकल में ना हो तो वो बायोटेक्नोलॉजी करते हैं। और मैं कह रही हूँ कोई भी सब्जेक्ट सेकेंड हैंड ऑप्शन नहीं लेना चाहिए आपको। इसीलिए मैं कह रही हूँ आज आप सब अफर्म करो कि हम सब डॉक्टर बनना चाहते हैं, इसलिए नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी अपनी अफर्मेशन को पूरा करने में, या लगा दूंगा अपने अफर्मेशन को पूरा करने के लिए। क्योंकि कोई भी करियर जब आप सेकेंड थक हार के उसको परस्यू करते हो ना, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। बिकॉज हर करियर के अपने चैलेंजेस होते हैं, कोई भी करियर परफेक्ट नहीं होता। बट कोई विश्वास नहीं करेगा, बट मेरा तो ये फैसिनेशन था। मैंने तो उसी दिन डिसाइड कर ली थी कि मुझे बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है। मेरे लिए बायोटेक्नोलॉजी बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट चॉइस बन गया। और मैंने 12th के बाद बायोटेक्नोलॉजी परस्यू कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, और एक बहुत लंबी जर्नी मैंने तय करी उसके साथ। बीएससी, एमएससी, एमफिल, फिर पीएचडी मैंने पब्लिक हेल्थ में सोचा करने का। बट ठीक है, वो स्टोरी को कट शॉर्ट करते हैं। बट हर बच्चे का बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट फैसिनेशन नहीं होता। तो मैंने सोचा कि जो मेरा प्यार था, मेरा फैसिनेशन था, वो मैं आप सबको बहुत बढ़िया समझा सकती हूँ। बढ़िया तो मैं हर कुछ ही बायोलॉजी समझा सकती हूँ आपको, बट बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट साउंड्स इंटरेस्टिंग। ओके, चलो आज हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले दोनों चैप्टर। पहले इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस वाला चैप्टर, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन। तो अगर आप ये समझ जाओगे ना, तो एप्लीकेशन आप खुद ही बता रहे होगे। मतलब हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जामिनर भी सोचेगा इतना कैसे पता चल गया इसको ये साल। और इस दोनों चैप्टर से लगभग 4-5 साल के अंदर हर बार 8 के आसपास तो क्वेश्चन आते ही हैं, 4 ऑन एन एवरेज दोनों से। 8 9 क्वेश्चन आपके शॉर्टेड हो जाएंगे, और आगे वाले भी हम शॉर्टेड कर देंगे। सब पढ़ेंगे और इतने फन में पढ़ेंगे ना कि आपको दोबारा कभी गलती करोगे नहीं आप। बिकॉज वो बायोलॉजी की जो परफेक्शन वाला कीड़ा है ना, बहुत दिन तक मेरे जीवन में रहा है और आज भी है। मतलब मैं उसको छोड़ ही नहीं पा रही हूँ अपनी लाइफ से, और कंफ्यूज थी कि मुझे करना क्या है भाई। फाइनली आई लव टीचिंग बायोलॉजी। मैं अपना प्यार आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। देखते हैं ये जर्नी कैसी होती है। तो चलो शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं और पहले बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन समझते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? टेक्नोलॉजी मतलब इंजीनियरिंग, मतलब घर बनाने की इंजीनियरिंग होती है, मशीन बनाने की होती है, कंप्यूटर की इंजीनियरिंग होती है। बायोलॉजी की भी कोई इंजीनियरिंग होती है, तो भाई वो बायोटेक्नोलॉजी है क्या? जब बायो का मतलब क्या होता है? ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, लाइव ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब, जिनके पास भी जान है, और टेक्नोलॉजी। ये जब दोनों साथ में आएगी तो क्या ह्यूमंस इतने बेवकूफ़ हैं? अपने बेनिफिट के लिए लाएंगे इनको साथ में? क्योंकि जब हम कोई भी इंजीनियरिंग करते हैं तो हमारे बेनिफिट के लिए होता है ना।
घर बनता है उसमें हम रहते हैं, मशीन बनती है उसको हम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप होता है उसको हम अपनी सहूलियत के लिए यूज़ करते हैं। तो जब बायोलॉजी की भी इंजीनियरिंग डेवलप होगी तो उसको भी हम अपनी सहूलियत के लिए यूज़ करेंगे। तो ये तो सिंपल हो गया बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन। बट क्या आपको पता है कि ये बहुत दिनों से हमारे घर में था? मतलब जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी क्या है, सो जब इसको लोगों ने समझा कि यार बायो की इंजीनियरिंग तो हमारे घर में डेली चलती है, हर दिन सुबह हम कर्ड खाते हैं, तो वो क्या है, वो तो बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है, बिकॉज वहाँ तो हम लैक्टोबैसिलस को डाल रहे हैं, मतलब खा रहे हैं अपने साथ। तो क्या है ये, सो हम जब दूध और दही को मिला देते हैं सो वो कर्ड बन जाता है। और ब्रेड तो हमारे घर में कितने दिनों से बनता आ रहा था, वाइन। सो बहुत सारी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के ऑप्शंस हमें आसपास मिले, बट हमें तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी भी समझनी थी। वो क्या है भाई, ये जब सब्जी मार्केट जाओ तो आजकल लोग बोलते हैं 2 तरह के टमाटर है, एक हाइब्रिड है एक ऑर्गेनिक है। सो ये हाइब्रिड टमाटर क्या है, तो ये तो कुछ लगता है कुछ जीन वीन काट पीट के चेंज कर दिया होगा टमाटर का। सो ये एक मतलब दुविधा सी होगी कि बायोटेक्नोलॉजी असली में क्या है, जो हमारे घर में चल रहा था या हर दूसरा आदमी जिसके बारे में बातें कर रहा है। जैसे कि आज के डेट में हर बंदा आईवीएफ का टर्म एक बार तो सुना ही होगा। आप घर से बाहर निकल जाओ, मार्केट में आपको 2-3 आईवीएफ क्लिनिक मिल जाएंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्या लैब में बेबी बना रहे हैं हम? नहीं भाई, हम स्पर्म और एग को मिला के लैब में फर्टिलाइज कर रहे हैं। तो ये तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, तो मुझे तो यही अच्छी लगती है। अगर मैं पढ़ूंगी तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी पढ़ूंगी, ट्रेडिशनल में क्या रखा है तो घर में करते आ रहे हैं। सो ये लड़ाई सी शुरू हो गई कि भाई बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, भाई ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है। सो जैसा कि जब भी हमारे कंट्री में कोई लड़ाई होती है तो कोई ना कोई फॉरेन बॉडी आता है और कहता है आओ मैं सुलझाता हूँ इसको, जैसा कि हमारे साथ होता आ रहा है। और बायोटेक्नोलॉजी में तो बहुत ऑब्वियस है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स गए हमारे जिनका पेटेंट कोई और करा गया, बट ठीक है वो हम बायोएथिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम समझते हैं कि क्या हुआ फिर उसके बाद मॉडर्न और ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की कॉम्बिनेशन को। सो जी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आया और उसने कहा कि आप अपनी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी को और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को मिला दो और हम आपको एक डेफिनेशन दे देते हैं। सो ये डेफिनेशन क्या है भाई, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल पार्ट्स देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली स्टेटेड है, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब हमने नेचुरल साइंसेस के साथ ऑर्गेनिज्म, सेल्स और मोलिकुलर टेक्निक को मिला दिया। सो बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बने वो हो गई डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो ये तो बहुत सिंपल है, तो हम जान रहे थे। मतलब जो हुआ आगे, जिससे आईवीएफ आया, जेनेटिकली मॉडिफाई, वो सो जो हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, सो उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। सो जो वो प्रोडक्ट्स हैं वो बायोटेक्नोलॉजी का बाय प्रोडक्ट हैं। सो ये डेफिनेशन आई गेस सबको क्लियर है, नहीं हुई तो याद कर लो भाई, बायोलॉजी साइंसेस के स्टूडेंट हो, याद करना तो आता ही है सबको। चलो, याद करने से अच्छा दिमाग में ये रखना कि नेचुरल साइंसेस और के साथ हमने सेल्स को मिला दिया, ऑर्गेनिज्म को मिला दिया एंड मोलिकुलर एनालॉग्स को मिला दिया और बनाया बायोटेक्नोलॉजी। सो द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म, सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मोलिकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अच्छा, मैं आपके साथ कोई पीपीटी शेयर नहीं कर रही हूँ, ना मैं कोई आपको वाइट बोर्ड पे लिख के कुछ बता रही हूँ, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ। मैं इस वीडियो में आपको दूंगी हैंड रिटन नोट्स। मतलब सारे पिक्चर पे आपको हैंड रिटन नोट्स चल रहे होंगे, और जिस बच्चे को भी लगे कि मुझे ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको शेयर करूँगी। सो मैंने सोचा कि वीडियोस तो सब जगह अवेलेबल है, नेट, यूट्यूब, चैट जीपीटी हर कुछ बना के दे रहा है। सो फिर टीचर की ज़रूरत क्यों है भाई? क्यों? आपको समझाने के लिए, फन वे में। ज्ञान तो हर जगह बट रहा है, बट वो चाहिए हमें जो कि ईजी से ईजी हमें कम से कम टाइम में हमारा कंसेप्ट को रिवाइज करा दे। सो छोटी सी कोशिश करी है मैंने। सो हैंड रिटन नोट्स, ट्रेडिशनल, बैक टू ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, तो बैक टू ट्रेडिशनल टीचिंग टेक्नोलॉजी। देखते हैं कितना काम करता है, बट जिन बच्चों की के लिए हेल्प हो जाए, सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो हमने अब जी बायोटेक्नोलॉजी की
डेफिनेशन समझ ली। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में है। सो ये सब तो समझना पड़ेगा ना भाई। हमने तो बहुत सुना है जेनेटिक इंजीनियरिंग में कोर्स होती है बीटेक इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, यहाँ क्या सिखाते होंगे ये आप भी जानना चाहते होगे। सो चलो पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब अब प्रोसेस वाला पार्ट शुरू करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस। सो पहले हम शुरू करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग से, फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग अपने आप ही समझ में आ जाएगा। चलो सो जेनेटिक इंजीनियरिंग की इनिशिएशन कैसे होती है? सो जीन जेनेटिक मटेरियल क्लास 5th में पढ़ा था, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, बट उस टाइम समझ नहीं आया था डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल, हेरिडिटरी। अच्छा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें, तो ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, तो इतना तो हमें भी समझ में आता है। सो जो हमारी रिप्रोडक्शन है वो 2 तरीके की है, एक तो एसेक्सुअल है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अगर हमें अपने कार्बन कॉपीज़ बनाने हैं तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिकॉज वहाँ एक सेक्स इन्वॉल्व है। मतलब आपके जैसे 10 क्लोन, कुछ चेंज नहीं है। जैसा आप उठते हो, बैठते हो, खाते हो, गुस्सा करते हो, जो भी आपके अंदर अच्छाई बुराई बीमारी सब कुछ सेम एज इट इज़। सो क्या ये चाहिए? क्या हमारे जीन पूल के लिए अच्छा है? नहीं है। तो ह्यूमन पहले से इंटेलिजेंट थे, बिकॉज हम थोड़े से होता है ना अदर ऑर्गेनिज्म, हम स्मार्टर लोग हैं ह्यूमन बीइंग। तो हमें पहले से पता था भाई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारा काम नहीं होने वाला, हमें तो जी करनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिससे हमारा जेनेटिक पूल अच्छा हो और हमारे पास थोड़ा ऑप्शन मिल जाएगी, थोड़ा अच्छा बुरा मिला के एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। तो जैसे कि हर घर में एक बच्चा होता है, तो लोग कहते हैं अरे ये थोड़ा पापा की तरह, थोड़ा मम्मी की तरह, थोड़ा नानी घर की तरह, थोड़ा दादी घर की तरह लगता है। सो ये डेफिनेशन तो हमने बहुत पहले से समझी हुई थी। सो अगर जब ऐसा होता है तो हम ढूंढते हैं ना, अगर ये क्वालिटीज़ लड़के में नहीं है लड़की में होगी, तो दोनों के मिलाकर जो बच्चा होगा वो ठीक ठाक सा हो जाएगा। ऐसा होता है हर घर में, आपके घर में भी डिस्कशंस होती होंगी। तो ये तो हमें पता था। तो जो ये ट्रेडिशनल मेथड था इसको हम कहते थे हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ कि हमने 2 डिफरेंट जीन पूल्स को मिला दिया। बट क्या ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है? नहीं नहीं, हमें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़नी थी ना, जहाँ हम अपने तरफ से हम जो आते हैं कि ये जीन एक्सप्रेस हो। मतलब अगर हमें चाहिए कि हमारे घर में अगर कोई बीमारी चल रही है या आ रही थी, सो वो इस जनरेशन के बाद आगे नहीं जानी चाहिए। हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है ना, चाइना ने तो मस्क्यूटो को ऐसा कर दिया है कि वो आगे किसी को मलेरिया डेंगू नहीं दे पाएगा, काट लो जितना काटना है। तो ये कुछ ऐसा कुछ करना था हमें, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऐसा कुछ करना है। तो जो जीन हमें पसंद है वो हम अपने साथ लेके चलेंगे, जो नहीं पसंद है टाटा बाय बाय। सो ये कैसे होता है? तो ये हाइब्रिडाइजेशन से तो नहीं हो पाएगा। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमें कोई ऐसा टेक्निक ढूंढना होगा जिससे हम डिज़ायर्ड जीन ही सिर्फ एक्सप्रेस हो, बाकी सब चुपचाप बैठो, साइलेंट हो जाओ। सो हाइब्रिडाइजेशन ट्रेडिशनल है और जेनेटिक इंजीनियरिंग उसका जो अनडिज़ायर्ड पार्ट है ना उसको हटा देते हैं और सिर्फ डिज़ायर्ड रखते हैं। तो आओ समझते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में नॉन डिज़ायर्ड जीन की कोई जगह नहीं है, तो इसको हम क्रॉस करेंगे, टिक फॉर डिज़ायर्ड जीन। बट ये जितना सुनने में आसान लगता है, क्या सच में इतना आसान है? इसको करने के लिए कोई टूल बॉक्स लगेगी क्या हमें? अगर हम ऑपरेशन करने हैं, बचपन में खेलते हैं ना डॉक्टर, तो डॉक्टर की किट लगती है, मैकेनिक टूल किट लेके आता है गाड़ी बनाने के लिए। तो इतना सब कुछ करना है तो कुछ टूल किट तो लगेगी। सो जी अब तो बहुत हो गई परेशानी की बात, अब क्या करेंगे? कैसे बनाएं हम अपने इंटरेस्ट का डीएनए और क्या करें अब? तो कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ सुना था हमने। तो ये क्या होता है भाई? सो यहाँ पे है 3 प्रोसेस जी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर। सभी एलियन वर्ड लग रहे होंगे आपको, ये क्या बोल रही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए? तो जब हम अपने हिसाब से एक डीएनए को काटेंगे, कैंची से काट देते हो ना पेपर को, ये पोर्शन चाहिए, या टेलर ये डिज़ाइन चाहिए, ये डिज़ाइन काट देते हैं। तो हमारे पास कोई सीज़र होना चाहिए उसको काटने के लिए, कि हमने बाकी जो जीन नहीं चाहिए उसको हटाओ, एक सीज़र से हम अपने डीएनए को अपने हिसाब से काटेंगे, अपने हिसाब से उसको सिलेंगे और अपने हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। सो ये सोचना, टेलरिंग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से क्या हम ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। अगर
हम एक डिज़ायर्ड डीएनए को काट छाट के किसी एलियन ऑर्गेनिज्म के पास देते हैं और वो उसके क्रोमोसोम में जाके जुड़ जाता है, तो कुछ चमत्कार होगा, कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा और कुछ नया प्रोटीन एक्सप्रेस होगा। समझते हैं कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की आविष्कार के लिए 2 साइंटिस्ट का सहारा लिया हमने। ये 2 साइंटिस्ट थोड़े से उनको अपनी लाइफ में तो कोई नहीं समझ पाता। अब हमारे बायोलॉजिस्ट लोगों के साथ भी प्रॉब्लम है, हम इतना जान जाते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, क्योंकि 10-12 साल 15 साल तो हम पढ़ ही रहे होते हैं, लोग हमें सुनना भी नहीं पसंद करते और हमारी लैंग्वेज कॉमन मैन को समझ नहीं आती है। तो ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे जी, स्टैनली एंड हर्बर्ट। इन्होंने देखा कि कहीं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये क्या हम ऐसे कुछ बैक्टीरियाज को दे सकते हैं वो मरे ही ना। अगर आप सबको पता है, हम सबको बुखार होता है, एंटीबायोटिक तो सबने खाई होगी। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर में एंटीबायोटिक दे देता है, या कोई वायरल। अच्छा, आपने सुना होगा जब हमें सर्दी खांसी होती है तो कहते हैं दवाई लो या ना लो, सर्दी का एक ड्यूरेशन होता है, इतने दिन रहेगा, क्योंकि वायरस तो बहुत समझदार है, वो अपना जेनेटिक मेकअप चेंज करते रहता है, तो उसको मार नहीं सकते। बट कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जैसे किसी को इकोलाई हो गई, यूटीआई हो गया, कुछ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो एक सिंपल है, डॉक्टर के पास जाओ, 2-4 एंटीबायोटिक लिख देगा और एंटीबायोटिक खा के, मतलब उस बैक्टीरिया की तो हमने अंजड़ी पंजड़ी खा गए हम, वो बचेगा ही नहीं। तो बैक्टीरिया को भी तो भाई मजबूत होना है ना, तो उसको मजबूत कैसे कर सकते हैं भाई। उसने क्या देखा कि कहीं पे तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो सरवाइव कर रहे हैं एंटीबायोटिक के ऊपर भी। इनके पास क्या है, वो एक्स्ट्रा कुछ तो डिजायर्ड एक्स्ट्रा है, तो उन्होंने कट करके एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का डिस्कवरी करा और उसको दिया इकोलाई को। कहते हैं तू भी ले थोड़ी जान मेरे तरफ से, और वो इकोलाई में अलग सी कोई पावर आ गई। अब जब आप दे रहे हो दवाइयाँ एंटीबायोटिक, फिर भी वो नहीं मर रहा। अब आपने सुना होगा आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का ना बहुत क्रेज़ है, बहुत आर्टिकल आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारी आदत हो गई, हम सब गूगल डॉक्टर हो गए हैं, तो हम सब एंटीबायोटिक अपने आप ही खा लेते हैं और हमारी बॉडी को ना एंटीबायोटिक की आदत हो जाती है। मतलब हमसे बहुत स्मार्ट है माइक्रोब्स, वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं और वो अपने अंदर वो रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। जब आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी ना, तो आपकी बॉडी पे काम नहीं करेगी। ऐसा ही कुछ किया हमने इकोलाई के साथ। उसको हमने एक एक्स्ट्रा जीन दिया कि ये तू ले इकोलाई और अब तुम मरना मत। इस डिस्कवरी को किया स्टैनली और हर्बर्ट ने। यहाँ से 1972 में जेनेटिक इंजीनियरिंग की होती है, और यह कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की होती है स्टार्टिंग 1972। आज हम 2025 में हैं, सोचो कितने टाइम पहले ही जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गया था। उसने क्या किया कि जीन को कट किया और उस जीन को इकोलाई के साथ मिक्स किया। अब वो इकोलाई नहीं मर रहा, अब तुम एंटीबायोटिक दो तो वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप का वो जीन जो उसके साथ लग गई है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। अब यही टेक्निक हमने भी अपनानी। हमने अपना डिज़ायर्ड जीन फाइंड करना है, उसको कट करना है, उसको जाके जैसे हम टेलरिंग में करते हैं ना, अपना डिज़ायर्ड डिज़ाइन को कट करना है, उसको सिलना है अपने साथ और उसका एक्सप्रेशन कराना है। बट क्या ये इतना आसान है? अब हमने जीन ले लिया, अब हम उसको सेल में डालेंगे कैसे? सेल थोड़ी ना ले लेगा, और कोई भी अपना क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल छोड़ के दूसरे का क्यों लेगा? तो इसके लिए जी कुछ टेक्निक लगते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए कैंची। सबसे पहले अब हमने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म के पास कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक के जीन है जो हमें पसंद है, और हमको ये चाहिए कि हमको ये कैरेक्टरिस्टिक ना हमारे हिसाब से यूज़ करने। तो सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए से हम जो हमारी डिज़ायर्ड पसंद का जीन है उसको कट करेंगे। तो कट करने के लिए तो हमेशा सीजर आता है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर सीजर है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाम में ही है रेस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्ट, कट 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 कट। वो सीजर है। जब भी आप सीजर का नाम सुनो तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम याद रखो, कभी नहीं भूलोगे। ओके, वहाँ से हमने काट दिया जी। अब काट दिया, अब सेल में डालेंगे कैसे?
एक कुछ चीज़ ऐसी होती है, वेक्टर। वेक्टर आपने सुना होगा, वेक्टर। अच्छा, ये वेक्टर जो है ना, कुछ अनोखी चीज़ नहीं, हम इतने दिनों से मच्छरों से डरते हैं, अब तो सीज़न आने वाला मच्छरों वाला। तो जो मच्छर है वो क्या है, वेक्टर है। हमें क्या दे देता है, वो पैरासाइट दे देता है। इससे हमें मलेरिया डेंगू हो जाती है, कई बार डेंगू वायरस भी दे जाता है, मलेरिया के लिए पैरासाइट दे जाता है। वो वेक्टर है। तो हमारे डिज़ायर्ड जीन को भी एक वेक्टर की ज़रूरत है। और हम क्या है, जिनको डेंगू मलेरिया, हम होस्ट हैं। तो डिज़ायर्ड जीन, वेक्टर और होस्ट, ये तीन चीज़ें ही पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, और हमारी पूरी स्टोरी इसके आसपास घूमती है। तो जी, हमने सीजर से काट तो दिया डिज़ायर्ड जीन, अब हमें भी वेक्टर चाहिए। तो बहुत सारे सेल्स के अंदर ना प्लाज्मिड, मतलब कोई सेल अपना जेनेटिक वो नहीं देगा। प्लाज्मिड क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक नॉर्मल सा नॉन रेप्लिकेटिंग डीएनए पड़ा हुआ है वो वहाँ पे, वो कुछ खास कर नहीं रहा। उस प्लाज्मिड को हमने दे दिया अपना डिज़ायर जीन और कहा कि अब तू जा होस्ट के पास और अपना काम कर, और जाके होस्ट के क्रोमोसोम में ये डीएनए घुसा दे, और जो हम चाहते हैं वो डिज़ायर्ड एक्सप्रेशन होना चाहिए। इसमें दो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स की ज़रूरत, एक वो एंजाइम जो कट करेगा, दैट इज़ रेस्ट्रिक्शन इन एंडोन्यूक्लिएज, दैट इज़ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड दूसरा जो सिलाई करेगा, स्टिचिंग, दैट इज़ लाइगेज, डीएनए लाइगेज। एक जो है कट करेगा, एक उसको चिपकाएगा, और आगे जाके होस्ट बॉडी में रेप्लिकेट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले हम जो जहाँ से हमें चाहिए वो डीएनए वो लेंगे, और एक वेक्टर लेंगे, और दोनों के अंदर कट लगाएंगे। मतलब यहाँ से एक डीएनए का टुकड़ा हमने लिया, और वेक्टर के भी अंदर का जो काम का चीज़ नहीं है उसको हटा देंगे, और जो अपना डीएनए वो वेक्टर के पास दे देंगे। अब उसको हम होस्ट के पास भेजेंगे, लाइगेट करके, दोनों को चिपका के लाइगेट करके। मतलब वेक्टर के पास हमारा डीएनए, उसका डीएनए का कुछ पार्ट हमने हटा दिया और अपना डीएनए लगा दिया वहाँ पे जो हमारा स्पेसिफाइड जीन है, और डीएनए लाइगेज की मदद से, और उसको हम होस्ट के पास भेजेंगे और कहेंगे जी हमने जो जीन भेजा था वो एक्सप्रेस होना चाहिए। ये जो न्यू कॉम्बिनेशन बनता है जब हम अपनी डिज़ायर्ड जीन को वेक्टर के डीएनए में इंटीग्रेट करते हैं, इसको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हमने अगर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसको हमें मल्टीपल कॉपीज़ में बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम जीन क्लोनिंग बोलते हैं। मतलब एक जीन की अगर हमने मल्टीपल कॉपीज़ बनाई, जीन। और ये सब ना एक फैंसी सा टर्म सुनोगे, इन विट्रो कंडीशन में होता है। ये कुछ फैंसी नहीं है, लैबोरेटरी कंडीशन को इन विट्रो कंडीशन बोलते हैं। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के 3 स्टेप्स क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। तो मतलब हमें चुनना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हमें पसंद है, और उस कैरेक्टरिस्टिक का हमने जीन को ले लेना है। अब उस जीन को हमें वेक्टर के साथ इंटीग्रेट कर देना है, और उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, जहाँ उसको हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और उस जीन को उस होस्ट के अंदर मेंटेन करना है, सो दैट वो रेप्लिकेट कर पाए और हमारे हिसाब से काम कर पाए। ये है पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डिजायर्ड जीन, वेक्टर, होस्ट ऑर्गेनिज्म, 3 चीज़ें, इसके आसपास ही पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग की कहानी घूमती है। जैसा कि हमने बोला, अब दर्जी के पास सीजर है, मतलब थ्रेड है, उसको बांधने के लिए आप मॉडर्न हो गए तो ग्लू ये सब भी आती है, कुछ चीज़ें वो है, तब जाके वो एक कॉपी बनती है डिज़ाइन की। और उसको हम किसी, अगर छोटा मोटा कोई डिज़ाइनर है तो कोई डिज़ाइन बना के एक बड़े डिज़ाइनर को हैंड ओवर कहता है, और कहता है जी अब तुम रेप्लिकेट करो डिमांड के हिसाब से। ऐसी ही कुछ कहानी है यहाँ पे भी। हमने एंजाइम लिया, जिसको काट पीट के वेक्टर को दिया, उसके साथ उसको जोड़ दिया, और उसको होस्ट बॉडी में दिया, अब अपने हिसाब से एक्सप्रेस करा लो इसको। ये टूल बॉक्स है हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंजाइम्स का। अभी एंजाइम्स क्या क्या करते हैं, जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसको हम सीजर बोल रहे हैं, सीजर। ये ना बहुत ही, मतलब इतना इंटरेस्टिंग है ना कि आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारी बॉडी के अंदर कितना कुछ स्पेशल होता है। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, इससे 2 तरीके के होते हैं। एक है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज। एक पहले जाएगा, मतलब पहले जब हम कट करने से पहले, आप देखते हो टेलर एक चौक से डिज़ाइन बनाता है,
मतलब हम मैपिंग करते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, या कोई घर बनाने जाते हैं तो हम पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, पहले जाएगा और डिज़ायर्ड जीन के पास जाके और वहाँ पे जो कुछ सीक्वेंस है वहाँ पे जाके वो अटैच हो जाएगा और वहाँ पे जाके वो कट करेगा, ठीक है। और फिर आएगा एंडोन्यूक्लियस और वो आके क्या करेगा, उसके आसपास की जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसको रिमूव करेगा ताकि तू हो जा फ्री 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 फ्री। मतलब मैं जा रहा हूँ पहले उसकी मतलब उसके जाके वहाँ पे डिजायर्ड सीक्वेंस के पास जाके चिपक जाता हूँ और कट लगाता हूँ, तू आना आसपास के न्यूक्लियोटाइड्स निकाल देना। सो एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, वो जाके सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और वहाँ पे जाके कट लगाता है। और एंडोन्यूक्लियस का क्या होता है, एक्सोन्यूक्लियस का क्या काम होता है, वो न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हैं। सो ये हो गया क्लियर। इंडो का क्या काम है, वो जाएगा सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा, कट करेगा। और एक्सो का क्या काम है, एक्सो मतलब टर्म से ही आपको समझ में आ रहा है, निकालो निकालो निकालो, न्यूक्लियोटाइड को निकालो। तो वो ऐसे करके बहुत सारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनाते हैं। अब आप सोचोगे कि यार ये तो एक एंजाइम है, एक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता होगा, तो सिर्फ क्या हम हर बार एक ही सीक्वेंस के आसपास कटिंग करेंगे तो कैसे, हमारे दिमाग में तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे जो इंडो न्यूक्लियसेस हैं वो बहुत सारे बैक्टीरियल स्ट्रेन में अवेलेबल है और वो सबके पास एक यूनिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है। सो मल्टीपल नंबर ऑफ रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, मल्टीपल कट्स आर पॉसिबल। जहाँ से चाहो वहाँ से कट करो और उसको पेस्ट करो वेक्टर के साथ और होस्ट को दो। सो अब आई होप आपको इंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस का फंक्शन समझ में आ गया। अब ये जो डीएनए है ना, बहुत चालाक और बहुत खूबसूरत है। वैसे तो ये डबल स्ट्रैंडेड है और मुझे पता है मेरी नोट्स में मेरी ड्राइंग हर बायोलॉजिस्ट की तरह बहुत, तो ये जो डीएनए वो डबल स्ट्रैंडेड है, हम सबको पता है। बट अगर आप इसको ओरिएंटेशन 5 to 3 रीड करोगे तो सेम है, 3 to 5 रीड करोगे तो भी सेम है। अब ये क्या है, ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होते हैं सॉरी अब ये पैलिंड्रोम सीक्वेंसेस क्या होते हैं भाई। तो अगर हम डीएनए के एक स्ट्रैंड को 5 to 3 रीड करेंगे, जैसे कि GAATC, तो और अगर उसको फिर नीचे से रीड करेंगे तो फिर वो सेम है GAAATC। सो ये तो क्या है, क्या नेचर ने बना दिया। जैसे एनसीईआरटी में एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है मलयालम। फर्स्ट आगे से पढ़ो मलयालम, पीछे से पढ़ो मलयालम, इट्स मलयालम। सेम डीएनए भी ऐसा ही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, 5 to 3 आगे से सेम, 3 to 5 नीचे से सेम। सो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, इसीलिए जुड़े होते हैं, ठीक है। सो अब हमने देखा ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का यूटिलाइजेशन कैसे। तो अब हमारे पास है एक हमारा फॉरेन डीएनए और अब है हमारे पास एक वेक्टर का डीएनए। सो हमने फॉरेन डीएनए को काटा एक तरफ से, एक ओरिएंटेशन से नीचे से काटा हमने वेक्टर डीएनए को। अब जब ये इनके आधे आधे स्ट्रैंड्स है तो ये आपस में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे और लाइगेज के मदद से जुड़ जाएंगे और बनाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कितनी खूबसूरत है ना टेक्निक, मतलब सोचो तो कितना सिंपल है। इसने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने दोनों पे डाला, एक को 5 to 3 के उस साइड से काटा, एक को नीचे के साइड से काटा, मतलब उल्टा 5 नीचे से वो भी 5 to 3 है और वो आपस में जाके मिल गए नेचुरली विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। तो मतलब हमने काटा और उसको स्टिच करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया। मतलब अब वेक्टर के पास आ गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब वेक्टर का काम होता है कि अब तू जा भाई होस्ट के पास और उसके क्रोमोसोम में जाके इंटीग्रेट कर दे इसको, ताकि वो एक्सप्रेस कर रहा है। बट क्या ये प्रोसेस इतना सिंपल है? तो जब हम काटते हैं ना, सो जैसा कि हमने बताया कि इंडोन्यूक्लियस जाता है, वो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और उसमें आपको कट लगाता है और फिर एक्सोन्यूक्लियस आके न्यूक्लियोटाइड्स करता है। तो एक फ्रैगमेंट को मल्टीपल छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर देता है। बट हमें तो डिज़ायर्ड जीन चाहिए, हमें एक्स्ट्रा तो कुछ चाहिए ही नहीं जो हाइब्रिडाइजेशन में चल रहा था। तो हमको वो डिज़ायर्ड चाहने के लिए सो प्योरीफाई करना पड़ेगा डीएनए को। तो फिर से टेक्नोलॉजी लाते हैं, बिकॉज हम तो जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का। सो वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी आती है जी, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो क्या करेगी, जो हमारा डीएनए है वो निगेटिवली चार्ज्ड है और वो ऑटोमेटिक है कि वो
कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ में आएगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो हम एक अगैरोस का जेल बनाते हैं, उसमें डीएनए को लोड करते हैं, रन कराते हैं, और वो ऑटोमेटिकली जो छोटे पीसेस ऑफ डीएनए है वो पॉजिटिव एनोड की तरफ आएंगे और वहाँ से उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस होती है प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए की, जिसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो जब आप सेग्रीगेट करोगे, अगर उस जेल पे जेल रन करोगे और जो डीएनए निकालोगे, उसको देखने के लिए हमको यूवी लाइट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम उस जेल को इथीडियम ब्रोमाइड में पहले डिप करते हैं और फिर हम यूवी में देख पाते हैं कि क्या जी हमारा नीचे जो सबसे नीचे आएगा वो सबसे कम मोलिकुलर वेट का डीएनए होगा, जो हमारे प्यूरिफाइड डीएनए के मोलिकुलर वेट से मिलना चाहिए। सो जेल डीएनए को प्यूरिफाई करने का तरीका है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिमाग में बिठा लो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कोई फैंसी टेक्निक नहीं है। हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया बट हमें तो बनाने से पहले हमें प्यूरिफाइड डीएनए चाहिए। तो हमने तो अपने डीएनए के ऊपर क्या डाला था, वेक्टर में भी और उसके पास भी, फॉरेन डीएनए के पास भी, दोनों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाले थे, तो दोनों को कट लगाया था। अब बट हमें प्यूरिफाइड वेक्टर चाहिए, प्यूरिफाइड वो चाहिए, हमें फॉरेन डीएनए चाहिए जिनका हमें मिलाप कराना है और हमको उसको होस्ट बॉडी में भेजना है। तो हम उन दोनों को प्यूरिफाई करने के लिए क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करेंगे। अब प्यूरिफाइड डीएनए और प्यूरिफाइड वेक्टर को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे और होस्ट ऑर्गेनिज्म के पास भेजेंगे। तो जी हो गया, ये हो गया ए पार्ट, जो हाँ हमने पढ़ा हमारे फ्रेंड एंजाइम के बारे में कि उसने हमारी इतनी मदद कर दी, हमें डिज़ायर्ड जीन दे दिया, उसको काट दिया, उसको चिपका दिया। और अब वेक्टर क्या होता है जी, वेक्टर भी तो मदद कर रहा है, उसमें हमने जीन दिया, उसकी भी तो कुछ लाइबिलिटी बनती है। सो ये वेक्टर क्या है भाई, वेक्टर क्या होगा, मच्छर तो जेनेटिक इंजीनियरिंग करने से रहा। सो जो ये प्लाज्मिड होते हैं ये वेक्टर हैं। तो ये क्या करेंगे, जो प्लाज्मिड का डीएनए है ना, इसकी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि इसकी मल्टीपल कॉपी बने, एक कॉपी बने, और इसके डीएनए को हम जाके होस्ट ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोमल डीएनए। सो अब हमारे फ्रेंड एंजाइम ने हमारी बहुत मदद कर दी। अब भाई वेक्टर की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमने उसको अपना डिज़ायर्ड डीएनए दिया है भाई, सो उसको जाके होस्ट ऑर्गेनिज्म के पास पहुंचाना है। सो वेक्टर कैसे चूज़ करें, मस्क्यूटो तो हर वक्त हमारी हेल्प नहीं करेगा ना। सो ये जो प्लाज्मिड है इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो अगर हमने अपना स्पेसिफाइड डीएनए इस वेक्टर के क्रोमोसोमल डीएनए के ऊपर लगा दिया, तो ये क्या, और इसकी जो बाकी फंक्शन को साइलेंट कर दिया हमने, तो ये क्या करेगा, इसको हम जब होस्ट में देंगे तो ये होस्ट क्रोमोसोम पे पहुंचा देगा हमारा डीएनए और हमारा काम हो जाएगा। सो वेक्टर कैसा दिखता है, तो इमेजिन करते हैं। तो वेक्टर का जो ये डीएनए मतलब कैसे काम करता है वेक्टर का डीएनए। सो एक होता है जी, इसमें कुछ टर्म्स हैं, बहुत सिंपल है, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। एक है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से वो डीएनए रेप्लिकेट होना शुरू होता है, और एक है सेलेक्टिव मार्कर। जैसे कि मैंने बोला कि भाई तेरे प्लाज्मिड, तेरे पास बाकी जो कुछ है वो मुझे नहीं चाहिए, मेरा सिर्फ जीन एक्सप्रेस करने का काम है तेरा। सो जो सेलेक्टिव मार्कर है वो जाके बाकी चीज़ों को बंद कर देगा, नॉन ट्रांसफरमेंट्स को एलिमिनेट कर देगा और हमारे लिए काम करेगा। और अब हमारी क्लोनिंग साइट पे जाके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाएगी और कट लगाएगी और हमारा डिज़ायर्ड डीएनए अटैच होगा और हमारा काम हो जाएगा। बट क्या हमारी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में कोई वेक्टर्स पहले से नेचुरली एग्जिस्ट करते थे, या प्लाज्मिड की खोज तो हमने ही करी है? तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हमारी ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में कुछ अच्छा हो रहा था तो उसको हम समझ के उसको मॉडिफाई कर देते हैं ना। तो जो हमारे डाइकॉट प्लांट्स हैं ना, इनको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन करके एक पैथोजन बहुत पहले से तंग कर रहा था। वो उनको अटैक करता था और टी सेल्स को देता था और उनमें ट्यूमर पैदा करता था। तो हमें लगा ये तो ऑलरेडी वेक्टर बन सकता है, तो हमने उसका T1 प्लाज्मिड ले लिया और उसका जो टी सेल का जो तामझाम था ना उसको साइलेंट कर दिया और हमने अपना डिज़ायर्ड जीन उसको दिया और कहा भाई तू बन जा हमारा प्लांट वेक्टर। सिमिलरली क्या एनिमल्स में भी कोई वेक्टर था? जो रेट्रोवायरस था वो हमारे नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल मतलब इतनी तबाही मचाया हुआ, तो हमने उसको भी कहा भाई तू शांत हो जा। और अब तेरे बाकी जीन को हमने कर दिया साइलेंट, उसको दिया हमने अपना सेलेक्टिव मार्कर और अब हमने अपना डिज़ायर्ड जीन उसको दिया और प्लांट और एनिमल में भेजा और उसको मल्टीप्लाई किया और अपना डिज़ायर्ड एक्सप्रेशन लिया। सो हुआ ना मज़ेदार कि हमने ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी को मॉडिफाई कर दिया। एक्सप्रेस स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट आर स्मार्ट। तो चलो अब दो चीज़ों को हमने समझ लिया,
हमारी कैची को समझ लिया हमने, एंजाइम्स को समझ लिया हमने, वेक्टर को समझ लिया। अब जी होस्ट जिसके अंदर सारा काम होना है, तो अब हमने वेक्टर को बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि भाई तू हमारा डीएनए लेके आ। उसका सब कुछ बंद भी कर दिया। अब उसके पास है हमारा स्पेसिफाइड डीएनए और वो लेके पहुंचा वो होस्ट के पास। अब क्या करना है, जो हमारा डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, तो वो सेल के पास तो चला ही जाएगा आसानी से। बट क्या वो आसानी को उसको थोड़ी मदद कर देते हैं यार, इतना भी मतलब तंग करना अच्छी बात नहीं होता। सो अगर हम उसको किसी तरह का कोई शॉक दे दें तो वो आसानी से जाके होस्ट के क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कर देगा। तो हम दे देंगे जी उसको हीट शॉक 42 डिग्री का। सो हीट शॉक देंगे मतलब पहले हम अपना जो वेक्टर है और होस्ट सेल दोनों को साथ में रखेंगे आइस में, फिर उसको 42 डिग्री पे रखेंगे और फिर से आइस में रखेंगे। तो ये जो बीच में उसको 42 डिग्री का शॉक लगेगा ना, तो आसानी से जो प्लाज्मिड का डीएनए वो कूद के जाके वहाँ पे लग जाएगा। तो जी हो गया हीट शॉक से हमारा काम। अब तो वो रेप्लिकेट करेगा होस्ट डीएनए के साथ साथ और डिजायर्ड एक्सप्रेशन आएगी। हो गए हमारे तो। सो क्या सिर्फ यही टेक्निक है हीट शॉक? नहीं, ऐसे बहुत सारी टेक्निक है। सो आपकी बुक में एक और टेक्निक मेंशन है जो है माइक्रो इंजेक्शन, जो कि बहुत ही मॉडिफाइड एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है जिसको बायोटेक्नोलॉजिस्ट हाई एंड लैबोरेटरी में यूज़ करते हैं। उसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। मतलब इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमने लिया अपना वेक्टर के साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमने बनाया, उसको डायरेक्टली जाके न्यूक्लियस में इंजेक्ट कर दिया। ये तो हो गई सोफिस्टिकेटेड। अब क्या प्लांट्स में भी ये चलेगा? तो प्लांट के पास भी हमने जीन गन या बायोलिस्टिक्स कुछ ऐसा फैंसी सा सुना था ना, तो जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर हमने डिसआर्म्ड पैथोजन, मतलब जिसको हमने किसी काम का नहीं छोड़ा है, बस उसके पास हमारा डिज़ायर्ड जीन है, उसको उसके ऊपर लगाया और एकदम बहुत स्पीड से अपने प्लांट सेल के ऊपर बम्बार्ड करा। सो वो जाके क्रोमोसोमल डीएनए के साथ अटैच हो गया और हमारी डिज़ायर्ड जीन एक्सप्रेशन आने लगी। सो यहाँ तक तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत सक्सेसफुल हुए। हमने अपना काटा पीटी किया, डिज़ायर्ड एक्सप्रेशन ले लिया। बट अब आती है सेकेंड एप्लीकेशन, जीन प्रोसेसिंग की। मतलब अगर हमें बल्क में प्रोडक्शन करना है तो हम क्या करेंगे? सो वो भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ को लार्ज लेवल पे लेके जाना है, उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखना है, तो हमको लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। चाहे हम वैक्सीन बनाएं या फिर कुछ भी बनाएं, हमारी मर्जी, बट क्वांटिटी लार्ज होनी चाहिए, तभी हम पैसा कमा पाएंगे। तो चलो जी, जीन प्रोसेसिंग को भी समझ लेते हैं। सो जो हमारी मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए। बट ये डीएनए के ना बहुत सारे दोस्त हैं, इसने बहुत सारे अपने लिए दोस्त बना रखे हैं, जैसे कि लिपिड और प्रोटीन, जो इनको ना मेम्ब्रेन के अंदर जकड़ के रखता है। सो इसके पास पहुंचना आसान है? नहीं, इसके मेम्ब्रेन को पहले तोड़ना पड़ेगा। सो फिर से हमारा फ्रेंड एंजाइम आएगा और उसके मेम्ब्रेन को तोड़ेगा। सो बैक्टीरिया में जो एंजाइम काम करता है वो है लाइसोजाइम, जो प्लांट्स में एंजाइम काम करते हैं वो सेल्यूलोज, और जो फंगस में काम करते हैं चिटनेज। तो माय एंजाइम फ्रेंड हैज ब्रेक द मेम्ब्रेन ऑफ डीएनए। नाउ डीएनए इज फ्री एंड आवर डीएनए वेक्टर डीएनए विल गो एंड इंटीग्रेट विद इट एंड डू द मास प्रोडक्शन इन कंट्रोल लैब कंडीशन। तो उसके जो फ्रेंड कहेंगे जी इतनी आसानी से तो हम होने दें, उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। सो हम आरएनए, हम प्रोटीन है, हमें भी निकालो। सो आरएनए को रिमूव करने के लिए हमारा फ्रेंड राइबोन्यूक्लियस हमारी हेल्प करेगा, प्रोटीन को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज, और फिर हम इथेनॉल डाल के फाइनली एक प्योर डीएनए की खोज को पूरी कर लेते हैं। अब डीएनए के पास डालेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसको करेगा कट और फ्रैगमेंटेड डीएनए को प्यूरिफाई करेंगे। कौन सी टेक्निक से? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्यूरिफिकेशन टेक्निक, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम अपने डिज़ायर्ड जीन और डिज़ायर्ड वेक्टर को दोनों के साथ सेम प्रोसेस करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे और दोनों का आपस में मिलान करके एक वेक्टर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसको हम कहते हैं वो बनाएंगे और उसकी कॉपीज़ बनाएंगे बहुत सारे। बिकॉज हमें बहुत सारा काम करना है, तो हमको बहुत सारा डिज़ायर्ड जीन चाहिए होगा, बहुत सारा डिज़ायर्ड होस्ट चाहिए होगा। तो उसको कैसे डिज़ायर्ड जीन की नंबर ऑफ कॉपीज़ बनाए? तो फिर से टेक्नोलॉजी लगाते हैं। सो एक बहुत फैंसी टर्म आपने सुना होगा, पीसीआर। अरे पुलिस वाली पीसीआर नहीं, बायोटेक्नोलॉजिस्ट वाली पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिससे हम बिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं।
फिर कहाँ बना सकते हैं? इन विट्रो कंडीशन में, लैब में। ऐसा नहीं कि ऐसे लिया और कहीं पे भी बना देंगे। सो पहली स्टेप क्या है भाई पीसीआर के? कुछ है नहीं, बस डिज़ायर्ड डीएनए के मल्टीपल्स बनाने हैं। उस टेक्निक को पीसीआर बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब इसमें पॉलीमरेज क्या है? चेन रिएक्शन मतलब बहुत सारा रिएक्शन एक बार में हो रहा है। पॉलीमरेज कोई एंजाइम है जो डीएनए की मदद करता है इस चेन रिएक्शन को होने में। सो समझते हैं लैबोरेटरी कंडीशन। तो पहले इसको करने के लिए ना थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है। अब हमने अपना डिज़ायर्ड डीएनए ले लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसको दिए कुछ प्राइमर्स जो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। मतलब हमें पता तो है हमारे डिज़ायर्ड डीएनए का सीक्वेंस क्या है, तो इसको दे देते हैं थोड़ी मदद, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स जो इसको रेप्लिकेट करने में हेल्प करेंगे। और साथ में हमारा फ्रेंड आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो करेगा रेप्लिकेशन, एक्सटेंशन ऑफ डीएनए, और हमारे लिए बनाएगा मल्टीपल कॉपीज। सो चलो इसकी स्टेप क्या है? तो पहले स्टेप में हम डीएनए के डबल स्ट्रैंड को तोड़ेंगे, मतलब उसको डीनर्चर करेंगे। सो ये हाई टेम्परेचर पे होगा। फिर उसके साथ हमारा प्राइमर एनील होगा, मतलब जाके एक दूसरे दोनों स्ट्रैंड पे अलग अलग चिपक जाएगा। अब वो डीएनए पॉलीमरेज एक्टिवेट होगा और दोनों स्ट्रैंड की अब 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से सोचते रहो, इतने नंबर, जितनी साइकिल इतनी नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए। तो हमारा डिज़ायर्ड एम्पलीफाई होकर इतना सारा हो गया। अब बना लो जितनी मास प्रोडक्शन करनी है। सो ये हीट जो शॉक हमने डीएनए को दिया था, तो क्या ये हमारे फ्रेंड डीएनए पॉलीमरेज के लिए ठीक है? कहीं वो डीनर्चर तो नहीं हो जाएगा और उसकी एक्टिविटी का? नहीं जी, डीएनए पॉलीमरेज को हमने आइसोलेट किया है बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटस से, जो कि हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कराता है। सो देख रहे हो टेक्नोलॉजी का खेल। अब एक स्ट्रैंड जो हमने बनाया था उसकी हमने मल्टीपल कॉपीज बना दी। अब उसके साथ हम एक मार्कर लगाएंगे, क्योंकि हमें देखना है कि जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो होस्ट में जाके सही से एक्सप्रेस होता है। तो हमें भी तो पता चलना चाहिए कि तुम एक्सप्रेस हो गए हो। सो ये सेलेक्टेबल मार्कर लगाएंगे ताकि वो हमें कंफर्मेशन दे सके, हाँ जी हम एक्सप्रेस हो गए हैं। सो जहाँ पे कभी हम कलर्ड मार्कर्स दे देते हैं कि जहाँ पे वो चेंज कर देते हैं कलर्ड, और बहुत सारे मार्कर्स अवेलेबल हैं। कई को हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना देते हैं कि अगर वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस हो जाएंगे तो वो जब हम उनको एम्पिसिलिन की प्लेट पे वो सेल डालेंगे तो वो डाई नहीं होंगे। ऐसे बहुत सारे सेलेक्टेबल मार्कर हो सकते हैं। किसी को फ्लोरेसेंस दे देते हैं तो वो फ्लोरेसेंस चमकने लगता है उसका। सो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सप्रेस हुआ या नहीं हुआ। अब जो ये डीएनए है, तो बेशक छापा क्या था, हमने इतना सब कुछ इसलिए डीएनए के अंदर चेंज करा कि जो हमारी सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ है, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, मतलब डीएनए बनेगा आरएनए, आरएनए बनेगा प्रोटीन, मतलब अल्टीमेटली हमें अपना डिज़ायर्ड प्रोटीन चाहिए था। सो हमने एक डिज़ायर्ड प्रोटीन तो ले लिया। अब इसको हमको बहुत क्वांटिटी में चाहिए, क्योंकि हमको कमाने हैं बहुत सारे पैसे और बहुत सारे लोगों की मदद करनी है। मतलब अगर वैक्सीन बनाना है तो पूरे विश्व के लिए होना चाहिए, 1-2 लोगों को थोड़ी ना देनी है। सो अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लार्ज क्वांटिटी में कहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को, डीएनए, आरएनए एंड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। सो वो करते हैं हम बायोरिएक्टर के अंदर, जहाँ पे उसको हम बहुत सारा डिज़ायर्ड डीएनए होस्ट सेल देते हैं और बहुत सारा डिज़ायर्ड कंडीशन देते हैं जो उसको करने के लिए चाहिए। और जब ये बायोरिएक्टर में बहुत सारा बन जाता है तो उसका सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू। सो ये होता है, यहाँ पे होता है हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म। और ये चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस वाला जो यूनिट है वो हमने पूरा कर लिया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट यूनिट में करेंगे इसकी एप्लीकेशन को। सो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं सब कुछ आपको शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सो अगर कोई भी कंफ्यूजन है, बहुत सारा कमेंट करना, बहुत सारा मुझे तंग कर देना, बट ये चैप्टर दोबारा कोई कंफ्यूजन दिमाग में मत रखना। मैंने कोई कोशिश करी है कोई पॉइंट नहीं छोड़ने की। सो शॉर्टेड है आपकी ये बायोटेक्नोलॉजी की एक चैप्टर। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। बहुत सारा पढ़ाई करो, बहुत सारे मोटिवेशन के साथ, और रिजल्ट पॉजिटिव ही होंगे।